हाँ जी दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही होती है, इस बात को प्रूव करता है ये कोरोना पैंडेमिक एंड खासकर ये आने वाला ओमिक्रॉन वेव। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है ये कोरोना पैंडेमिक में ये डिजीज़ फैलता ही है सामने वाले से। इसलिए इस डिजीज़ में हमें सामने वाले पे रिलाई नहीं करना है, हमें सामने वाले पे ही डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, क्योंकि सामने वाला तो आपको बचाएगा क्या, उल्टा वो तो फैलाएगा, वो तो और डिजीज़ कराएगा। तो इसलिए इस कोरोना पैंडेमिक में हमें चाहिए अपने आप को मजबूत रखना, हमें खुद से अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना है ताकि इस कोरोना पैंडेमिक में आने वाले ओमिक्रॉन से फाइट किया जा सके, अच्छे से लड़ा जा सके, मजबूती से खड़ा रहा जा सके। तो मैं आज इस विषय में ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ी लंबी वीडियो ज़रूर है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है। एंड मैं मानता हूँ अगर आप मेरे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो 90 to 95% बचावा हो जाएगा आपको ओमिक्रॉन से। किसी भी तरीके से आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड मौत का मुँह देखने का ज़रूरत नहीं होगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें एंड अपनी लाइफ में उतारें। तो क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको, आज मैं आपको कुछ खास प्रिवेंटिव मेजर्स, कुछ खास पॉइंट्स गिनाऊंगा, कुछ खास मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या वैक्सीन्स हैं वो आपको बताऊंगा, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए एंड क्या है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इन्हीं 6 टॉपिक्स में मैं आपको आज बात करने जा रहा हूं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये आपको बोल दूं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जिस पॉइंट्स को मैंने गिनाया है, जो मेडिसिन्स का नाम मैं लूँगा एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम मैं लूँगा, वो इंस्ट्रूमेंट्स छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी, वो इंस्ट्रूमेंट आपको घर में अभी से लेकर रख लेना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो कोरोना पैंडेमिक आएगा, जब वो ओमिक्रॉन का वेव आएगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप बस दौड़ते भागते रह जाओ एंड आपको मार्केट में मिले ही ना, एंड मिल भी रहा हो तो ब्लैक में मिले, और ऐसा ना हो कि ब्लैक में मिलने के बावजूद भी ना मिले। तो इसलिए आपको चाहिए अभी से ही तैयार रहना। तो चलिए और देखिए इस वीडियो को पूरा मेरे साथ, ताकि एंड होते होते आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ जाए। एंड रह गए हमारे नए व्यूअर्स, उनको तो हर बार की तरह मैं बोलता हूँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि टाइम टू टाइम आपको भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। इस इंफॉर्मेशनल एंड प्रिवेंटिव वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस जहां पे मैंने आपको कोरोना प्रिवेंशन के बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाएं एंड कोरोना प्रिवेंशन के सेक्शन में जाएं। वहां मैंने पॉइंट वाइज 1.1 2.1 2.1.2 2.1.3 3.1 3.2 इस तरीके से न्यूमरस वीडियोस मैंने वहाँ पे रिलीज किया है। एंड हर वीडियो में कुछ खास टॉपिक्स को, कुछ खास बातों को आपको बताया है जो कोरोना से ही रिलेटेड है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आज के आज ही सारी वीडियोस को देख जाएं, ताकि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना रह जाए। एनीवेज, उन वीडियोस की बात छोड़ते हैं। आज मैं यहाँ पे उन सारे वीडियो को कंपाइल कर कर बताने जा रहा हूँ, आउटलाइन में आपको दे दूंगा। अगर डीप में आपको जाना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपको अभी से ही घर में लाकर रखना है। पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। छोटे से इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपको SpO2 का अंदाज़ा लग जाता है, हार्ट रेट का अंदाज़ा लग जाता है एंड एक ग्राफ भी इसमें बनी होती है। इससे आप देख सकते हो कि आपका पेरिफेरल सर्कुलेशन सही है या नहीं है। इसके अलावा इसमें PI इंडेक्स भी होता है। तो इन 3-4 चीज़ों को मेज़र करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर को किस तरीके से यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है इसे यूज़ करने वक्त, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। पॉइंट नंबर 2, थर्मोमीटर। यस, मार्केट में अगर आप देखो तो बहुत सारे थर्मोमीटर्स अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर एंड नन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। हम लोग यहाँ कोरोना पैंडेमिक में केवल एंड केवल नन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर की ही बात करेंगे। कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट से ही तो कोरोना फैलता है, एंड अगर आपने कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर यूज़ किया तो ऑफकोर्स एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये ट्रांसमिट होगा।
तो इसलिए हमें चाहिए आज के डेट में नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, एंड सबसे अच्छी है आपकी इंफ्रारेड वाली नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। इसकी भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ये प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तीसरे पॉइंट में अगर देखो तो आता है फिर नेबुलाइजर मशीन। तो नेबुलाइजर मशीन में पॉइंट नंबर 1 होता है ट्रेडिशनल नेबुलाइजर। तो ट्रेडिशनल नेबुलाइजर को कैसे यूज़ करना है एंड क्या इफ़ेक्ट एंड क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, इसकी डिटेल्स चाहिए तो हमारा ये वीडियो आप देख सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट में आता है नेबुलाइजर के सेक्शन में, दैट इज़ मेश नेबुलाइजर। अगर आपने मेश नेबुलाइजर का नाम नहीं सुना है तो आज ही के आज देखें हमारा ये वीडियो एंड आपको दिख जाएगा मेश नेबुलाइजर को कैसे यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट होता है इसका ओवर कॉन्वेंशनल नेबुलाइजर। एंड आपने भी देखा होगा लास्ट ईयर जब सेकेंड वेव आया था तो सेकेंड वेव में हर छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, क्लिनिक्स में, हर जगह ये मेश नेबुलाइजर को ही यूज़ किया जा रहा था क्योंकि बहुत छोटा सा है, हैंडी है एंड बहुत ही ईजिली कैरी किया जा सकता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है, इवन आप इसको चार्ज भी कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा आपको रखना है हैंड सैनिटाइजर्स। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स अवेलेबल हैं। कुछ अल्कोहल बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन अल्कोहल बेस्ड होते हैं। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र को ही यूज़ करना है। तो मार्केट में आप जब भी जाएं कंपोजिशन को ज़रूर देखें एंड जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है उसे ही आप घर में लाएं। इसके अलावा सरफेस डिसइंफेक्टेंट भी आपके पास होना चाहिए क्योंकि जो पेशेंट कफिंग में या स्नीजिंग में अपने ड्रॉपलेट्स को सरफेस पे गिराएंगे, उस सरफेस को अगर आपने हैंड से टच किया एंड आप अगर फेस पे लाते हो तो भी आपको ये ट्रांसमिशन का खतरा होता है। तो आपको चाहिए कि सरफेस को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर दो। इसके लिए आपके पास सरफेस डिसइंफेक्टेंट का भी होना ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर। बहुत ही सिंपल सा छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको मैं अब चाहता हूं कि आप अभी से ही मंगवा कर रख लें या एटलीस्ट तैयारी कर लें ताकि एंड पॉइंट पे आपको फिर मार्केट में दौड़ना ना पड़े एंड ब्लैक ईयर्स के चक्कर ना लगाने पड़े। अब आते हैं हम लोग कुछ मेडिसिन को देखते हैं। मेडिसिन के सेक्शन में मल्टीविटामिन का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। मिनरल्स में अगर आप देखते हो तो जिंक का होना एंड आयरन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप या तो कॉम्बिनेशन वाली कुछ मेडिसिन घर में लाकर रख सकते हो या सिंगली मेडिसिन भी आती है, वो भी आप घर में लाकर रख सकते हो। इसके अलावे आइवरमेक्टिन का बहुत अच्छा रोल पाया गया है। आइवरमेक्टिन आप अप्रोप्रिएट डोजेज में एंड अप्रोप्रिएट डेज के लिए लेकर रख सकते हो। तीसरी बात होती है स्टेरॉयड के रूप में आप प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथाजोन जो कि इजीली अवेलेबल है, इवन डेफ्लाजोकोट ये भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर इन कुछ मेडिसिन को रख सकते हो। प्लस एंटी प्लेटलेट ड्रग खासकर क्लोपिडोग्रेल, या अगर इंजेक्टेबल की बात करो खासकर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दैट इज़ एनॉक्सापैरिन। ये कुछ इंजेक्शंस एंड ये कुछ मेडिसिन ये भी लाइफ सेविंग मेडिसिन का ही पार्ट है। आप चाहो तो इनको भी रख सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर के सलाह पे, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप इन्हें लाकर घर में रखोगे। ऑफ कोर्स ये मेडिसिन ऐसी हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड के सिम्टम्स में दिया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन मेडिसिन को लेने से प्रिवेंट हो जाएगा कोरोना, प्रिवेंट नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोरोना इन्फेक्शन से संक्रमित हो तो उस केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हो ताकि ये डिजीज़ सीवियर ना हो जाए, जहाँ पे था वहीं पे हॉल्ट हो जाए एंड वहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ये कुछ खास मेडिसिन के ग्रुप हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावे अगर आप चलते हो डाइट सेक्शन में तो डाइट सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। जंक फूड्स को सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल से हटा कर रखना है। किसी भी तरीके का जंक फूड्स नहीं लेना है आपको। तो लेना क्या है, एटलीस्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स। मिक्स्ड जैसे बोला जाता है, जब भी आप मिक्स खाते हो जैसे कि चावल के साथ दाल या रोटी के साथ सब्जी के साथ दाल के साथ थोड़ा सा सैलड एंड थोड़ा सा फ्रूट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए मिक्सचर होता है। एक सेब, एक एप्पल रोज़ खाने को बोला जाता है ब्रेकफास्ट के पहले अर्ली मॉर्निंग। एक अंडा, मैं पहले फिर से बोल रहा हूँ, संडे हो या मंडे रोज़ खाएं एक ही अंडे। तो एक अंडा आपके डाइट में होना चाहिए। मिल्क आपके डाइट में होना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल है मार्केट में, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ऊपर ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेना चाहो तो ड्राई फ्रूट्स में जो आपको पसंद है आप ले सकते हो, खासकर कैश्यू नट्स
रेजेंस, ऑलमोन्स, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। कुछ लोगों का कहना है कि ओट्स भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मैं भी कहना चाह रहा हूँ यस, ओट्स भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आप अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन में ओट्स को भी यूज़ कर सकते हो। प्लस फ्रूट्स में अगर आप और देखना चाहो तो बनाना का सेवन करें एंड सिट्रस फ्रूट्स को ज़रूर डालें अपने डाइट में, खासकर मौसमी है या फिर संतरा है। कुछ लोग लेमन वाटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग हनी को भी यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को भी डाइट में लाया जा सकता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका डाइट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट में प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल जाए, प्लस विटामिन्स एंड मिनरल्स ये भी आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में मिल जाए, लेकिन जंक इसमें नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है एंड पुराने कुछ वीडियोस में मैंने रिलीज भी किया था, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको पहले अपनी बॉडी को समझना होगा कि आपकी बॉडी किस हद तक स्ट्रेस को सह सकती है, एंड जितना स्ट्रेस सह सकती है उतने ही बॉडी से काम कराया जाए। ऐसा ना हो कि आप एक घोड़े को चाबुक मार मार कर दौड़ा रहे हो, दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा ना आ जाए कि वो घोड़ा थक कर हार कर बैठ जाए एंड चला जाए दुनिया से। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशन भी लाइफस्टाइल में ज़रूरत है। सबसे पहली बात, सिडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप केवल घर में ही बंद हैं एंड टीवी के सामने हैं, लैपटॉप के सामने मोबाइल देख रहे हैं एंड दिन भर आपका टाइम यूं ही बीतता रहे। नहीं, आपको अर्ली मॉर्निंग जागने की ज़रूरत है। एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको ब्रिस्क वॉकिंग की ज़रूरत है। 1 घंटे पूरे 24 घंटे में से निकालना है आपको अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में देना होगा। आप चाहे वो योगा के रूप में दे सकते हैं, आप चाहे वॉकिंग के, जॉगिंग के रूप में दे सकते हैं, या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप जा सकते हैं एंड दे सकते हैं टाइम। कुछ टाइम अगर आप चाहो तो साइकिलिंग में, कुछ टाइम आप चाहो तो स्विमिंग में, कुछ टाइम आप चाहो तो डांसिंग क्लास में आप दे सकते हो। कहीं ना कहीं से आपको टाइम देना होगा अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इसके अलावे जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन से आपको गुजरना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का स्ट्रेस आपके ब्रेन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो, चाहे वो घर का स्ट्रेस हो, चाहे वो बाहर किसी भी बात का स्ट्रेस हो। अगर आप स्ट्रेस निकाल देते हो ज़िंदगी से तो आपकी लॉन्गेविटी वैसे भी बढ़ जाती है एंड ऑफ कोर्स आप वेल हेल्दी कंडीशन में रहोगे, तो इस कोरोना का इम्पैक्ट भी आपके बॉडी पे काफ़ी कम पड़ने जा रहा है। स्लीप को अगर आप देखो तो कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। 6 घंटे मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है रात में सोने के लिए एंड दिन में कम से कम 2 घंटे निकालें सोने के लिए। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में एंड एडिक्वेट स्लीप ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, तो ये भी आपके बॉडी को हेल्दी बनाता है एंड ये आपके बॉडी का एक शील्ड प्रोड्यूस करता है ताकि ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को आपके बॉडी तक पहुंचने ही ना दे। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। आफ्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखते हैं वैक्सीनेशन पार्ट को। तो शुरू से ही बोला जा रहा है एंड जोर डाला जा रहा है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पे। यस, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ईयरली लगाना है। तो हर वो इंसान, हर वो बच्चे जो 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, टिल अडल्टहुड, टिल एल्डरली, उनको सिंगल शॉट लगाया जाएगा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। ऑफ कोर्स जो 3 साल से नीचे हैं उनको 0.25 ml लगाया जाएगा, जो 3 साल से ऊपर हैं उनको 0.5 ml लगाया जाएगा। 1 डोज लगाया जाएगा एंड ईयरली लगाया जाएगा। हर साल इसको रिपीट करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लुएंजा एंड कोरोना, इन दोनों का सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो मोर और लेस सेम ही होता है। कुछ टेस्ट्स के बाद आप पता लगा लेते हो कि ये इन्फ्लुएंजा था या कोरोना था, लेकिन ये दोनों कंडीशन डेडली कंडीशन होता है। और आप मान कर चलो इस कोरोना पैंडेमिक में अगर इन्फ्लुएंजा भी ऐड हो गया तो बहुत भयानक कहानी बन सकती है। इसलिए एटलीस्ट चूँकि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप आज ही जाएं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को लगाएं ताकि आप एटलीस्ट इन्फ्लुएंजा से तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। रह गई बात दूसरी वैक्सीन, दैट इज़ कोरोना वैक्सीन। तो कोरोना वैक्सीन के लिए आप देखोगे हर कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है। तो हम लोग बात करते हैं हमारी कंट्री की, दैट इज़ इंडिया। और इंडिया के अंदर फ़िलहाल 3 वैक्सीन इजीली अवेलेबल है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5। तो इन तीनों में आज मैं ये डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ कि इन तीनों में कौन सा वैक्सीन
सुपीरियर है, कौन सा वैक्सीन इन्फीरियर है, कौन सा वैक्सीन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन आपको देता है, किस वैक्सीन का साइड इफेक्ट बहुत होता है। मैं आपको बस इतना बोलने जा रहा हूँ कि जो भी अवेलेबल है आपके आस पड़ोस के सेंटर्स में आज ही अपना स्लॉट बुक कराएं और वैक्सीन लगवा कर आएँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, ईदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5, व्हाटएवर इज अवेलेबल एट योर रीजन, काइंडली गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ। एंड नियत टाइम पे, सटीक टाइम पे अपने सेकंड वैक्सीन को भी ज़रूर लगवाएं, क्योंकि 2 वैक्सीन लग जाने के बाद ही आपके बॉडी का इम्यून बूस्ट हो सकता है। मैंने पहले भी बताया है कि जब तक आप 2 डोज नहीं लगाओगे तब तक आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट नहीं होगा। फर्स्ट डोज से जस्ट प्राइमिंग होती है आपके बॉडी की, सेकेंड डोज से बूस्टिंग होती है आपके बॉडी पे, एंड ये सेकेंड डोज, ये बूस्टर डोज आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट कोरोना। ऑफकोर्स डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट तो ये वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव है। रह गई बात ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि क्या इसका इफेक्ट है ओमिक्रॉन पे। तो कहीं ना कहीं ये आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ओमिक्रॉन। एंड अब तो आने वाले समय में तीसरा डोज भी आ रहा है, थर्ड शॉट आ रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट हमें ग्रीन सिग्नल देगी, थर्ड शॉट भी लगनी शुरू हो जाएगी। तो हमें वैक्सीनेशन पे बहुत जोर डालने की ज़रूरत है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार है जो गेम चेंजर कहला सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन है न्यूमोकोकल। यस, न्यूमोकोकल अभी वाइड स्प्रेड नहीं है, बट कुछ सेंटर्स पे न्यूमोकोकल अवेलेबल है। प्राइवेट क्लिनिक्स पे तो हर जगह अवेलेबल होता है, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो हर जगह न्यूमोकोकल अवेलेबल है। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट इस न्यूमोकोकल इंजेक्शन से वैक्सीनेट करवा कर रखें। ये भी 2 तरह का आता है, एक पीसीवी रहता है, दैट इज़ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, एंड दूसरा पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन ऑफ कोर्स 2 साल से नीचे आप लगा सकते हो, कुछ केसेस में मोर देन 2 इयर्स में भी लगाया जा सकता है। एंड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन को ऑफ कोर्स आप 2 साल के बाद लगाते हो। एल्डरली में भी आप लगा सकते हो और एडल्टहुड में तो ये लगेगा ही। तो आपको न्यूमोकोकल वैक्सीन पे भी ज़रा सा जोर डालना है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने रेस्पेक्टिव पीडियाट्रिशियन से या फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद न्यूमोकोकल वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन एंड न्यूमोकोकल वैक्सीन को लगाएं, प्लस आईएपी एंड इंडियन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो भी बोलती है, जो भी वैक्सीन को अपने शेड्यूल में रखा है, उन वैक्सीन को टाइम टू टाइम लगवाते रहें। किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचकर कि कोरोना पैंडेमिक है तो इसमें ये वैक्सीन यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको हर वैक्सीन को टाइम टू टाइम लगाते चलना है। अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज 6th पॉइंट, एंड दैट इज कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, या आप यूँ बोलो कि प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कोरोना, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलना होता है। क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें, ओवर क्राउडिंग वाली जगह पे ना जाएं। हमेशा डिस्टेंस 6 फीट का कम से कम बनाकर रखें। कभी भी 6 फीट से कम दूरी ना बनाएं अपने सामने वाले से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सामने वाले से ही आपको ये फैलेगा। तो अगर आपका डिस्टेंस 6 फीट से कम होता है, तो अगर ये पेशेंट है, अगर ये कोरोना से संक्रमित है, इन्होंने अगर एक्सहेल किया है, ब्रीद आउट किया है, तो ये एयर ड्रॉपलेट्स जिसमें वायरस कैरी होता है, ये वायरस को आपने इनहेल किया तो आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्होंने कफ किया है या स्नीज़ किया है, इसमें भी ड्रॉपलेट्स निकल रहा है, एंड ये ड्रॉपलेट्स अगर आपकी आंखों पे डिपॉजिट हो गया, नोज़ में चला गया, माउथ में चला गया, तो भी आपके इन्फेक्शन का कारण होता है। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें, ताकि ये पेशेंट अगर खांसे भी, स्नीज़ भी करे, तो ये एयर ड्रॉपलेट की तरह आप तक पहुंच ही ना पाए। तो जब तक आप तक पहुंचेगा ही नहीं तो आपको इन्फेक्शन कैसे होगा। इसी तरीके से अगर ये पेशेंट कफ करता है या स्नीज़ करता है, तो ये ड्रॉपलेट्स आपके सरफेस पे आके चिपक जाएगा। अब यहाँ आपने अगर हैंड्स रखा है, अपने हैंड को अगर आप फेस पे लाते हो तो भी आपको ट्रांसमिशन का कारण होता है। तो यहाँ पे आपको हैंड्स का भी ध्यान रखना है, हैंड हाइजीन भी आपको बरतनी है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवर क्राउडिंग से बचें, 6 फीट के डिस्टेंस को मेंटेन करें। अब ये ड्रॉपलेट्स आपके आँखों पे, नोज़ पे, माउथ पे डिपॉजिट ना हो, इसके लिए आपको आईवीआर चाहिए, फेस शील्ड चाहिए, मास्क लगाकर रहना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हाथों में आप ग्लव्स भी लगा सकते हो। फिर आपको ध्यान देना है अपने हैंड हाइजीन की।
तो हैंड वॉश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में समझाया है कि हैंड वॉश किन चीज़ों से किया जाए, अल्कोहल बेस से किया जाए या सोप वाटर से किया जाए। ऑफ कोर्स सोप वाटर से करेंगे तो 2 मिनट्स तक करेंगे, एंड अल्कोहल बेस से करेंगे तो 20 सेकेंड्स ही काफ़ी होता है। बट करने का सही तरीका फॉलो होना चाहिए। 6 स्टेप्स जो आपका हैंड वॉश है वो 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अगर आप अच्छे से करते हो तो कोरोना वायरस आपका 99.9% मिट जाता है यहाँ से। कुछ परसेंट केसेस में हो सकता है ये ट्रांसमिट हो जाए। जब भी आप खांस रहे हो, जब भी आप छींक रहे हो, तो एटलीस्ट इस एल्बो को आपको यूज़ करना है। ये सामने रख कर ही आपको खांसना या छींकना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये एक पेशेंट से ही दूसरे लोगों में फैलेगा। तो अगर आप पेशेंट हो, आप कोरोना संक्रमित हो, आप चाहते हो कि और ना फैले, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा। ये कुछ बातें थी इस कोरोना वेव, इस ओमिक्रॉन वेव से प्रिवेंशन के लिए। इसके अलावे भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में अभी नहीं बता सकता हूँ, एंड कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो पब्लिकली नहीं बोली जाती हैं, जो आपको मास में नहीं बोला जाता है। वो उन पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड होता है जिनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर इंसान का बॉडी डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जेनेटिक मेकअप अलग होता है, एंड वायरस का वायरुलेंस भी अलग होता है। कौन सा वायरस किस बॉडी पे कैसा इफेक्ट लाएगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब कभी कोरोना से इन्फेक्शन होगा किसी बॉडी को, उस बॉडी को एग्जामिन किया जाएगा, उस बॉडी पे टेस्ट किया जाएगा, उस बॉडी पे कुछ मेडिसिन्स को देकर देखा जाएगा, तो एक कंक्लूजन निकाला जाएगा कि हाँ क्या अप्रोप्रिएट है इस खास बॉडी के लिए। मैं उस डेप्थ में नहीं जा सकता हूँ फिलहाल इस वीडियो में। तो जो एक बेसिक आउटलाइन था ये मैंने आपको बता दिया, ताकि आप 90 to 95% प्रोटेक्टेड हो सकें इस कोरोना के अगेंस्ट। रह गई 5 और 10% वाली बातें, तो इसके लिए हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम हैं, आपके डॉक्टर्स, आपके पीडियाट्रिशियन, आपके फिजिशियन हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ और अगर जानकारी चाहिए होगी तो हर बार की तरह आपको आंसर मिलेगा ज़रूर, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो। थैंक यू।